हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और चाहे पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए आपके पेपर फर्स्ट की सभी आपके PYQs मैं करा चुकी हूँ। आपके 2011 से लेके जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी PYQs आपके करा चुकी हूँ पेपर फर्स्ट के। अब मैं सेकेंड पेपर की करा रही हूँ जो आपकी क्लास 22 से स्टार्ट हुई हैं, तो वो आपके सेकेंड पेपर की क्लास स्टार्ट हुई हैं। तो यहाँ से हमने आज जो क्लास करा रहे हैं वो 28 क्लास करा रहे हैं, 28। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है सभी क्वेश्चंस जो है आपके PYQ पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं पियाजे के अनुसार, जो जीन पियाजे हैं, आपने नाम सुना होगा उनका, जीन पियाजे के अनुसार कह रहे हैं कि विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। देखिए जो पियाजे थे, जीन पियाजे थे, तो कह रहे हैं उनके अनुसार किसको, विकास को यानी कि डेवलपमेंट को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यानी कि जो भौतिक विश्व के साथ क्या है, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसको होती? विकास को प्रभावित करने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो पियाजे की जो अवस्थाएं थी, तो उन्होंने संवेदी गामक अवस्था बताई थी, पूर्व संक्रियात्मक काल अवस्था बताई थी। कह रहे हैं तो पूर्व संक्रियात्मक काल है जो टाइम है, उसमें आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी? तो जो पूर्व संक्रियात्मक काल में जब बच्चा होता है तो उसके अंदर कह रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक योग्यता होती है तो वो क्या होती? तो वो संज्ञानात्मक योग्यता है। तो कह रहे हैं कि कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता होती है? तो कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता है? इसमें जो होते हैं क्या होते हैं, लक्ष्य जो होते हैं उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होती है। किसकी होती है? लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होती है बच्चे में, जब वो बच्चा कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक काल में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है? 3 है। कहने कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक है। देखिए इसमें 4 जोड़े दे रखे हैं, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक कौन सा जोड़ा ऐसा है जिसका मिलान जो है वो ठीक है। तो किसका मिलान ठीक है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वे अच्छा है या फिर बुरा है। तो जो सामाजिक संविदा जो है वो क्या करते हैं? अभिविन्यास। ये जो था नैतिक विकास का सिद्धांत जो था वो हमारा किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करता है कि वे अच्छा है या फिर बुरा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार, किसके? वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। तो बच्चे की व्यक्तिगत वाक की जो संकल्पना है किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक, जो पर्सनली वो जो अपने वाक करता है, जैसे बातचीत करता है, तो उसकी संकल्पना जो है वो क्या है? तो उसकी संकल्पना क्या करती है? स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं तो वो कैसे होते हैं? वो अहम केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 5 है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। कहने के वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की थे, तो उन्होंने जो था कह रहे हैं कि उन्होंने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो उनके अनुसार कह रहे हैं कि जो सीखना है यानी कि लर्निंग को यानी पृथक अलग नहीं किया जा सकता। तो किससे नहीं किया जा सकता है? उसके सामाजिक संदर्भ से। तो बच्चे को क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? कभी बच्चे को समाज से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा कहाँ सीखता है? तो समाज में सीखता है। तो कह रहे हैं कि जो सीखता है तो उसको जो है समाज को सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे? उसके सामाजिक संदर्भ से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 6 है। कौन सा है? 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में, कौन सी शिक्षा में? प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है। तो प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष है, तो कक्षा कक्ष कैसा है? लोकतांत्रिक होता है। जो कक्षा कक्ष होता है वो कैसा होता है? लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा का परिहार, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है यहाँ पे बताए रहे हैं। देखिए तो इसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रगतिशील शिक्षा है, कौन से? प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसमें कह रहे हैं कि जो कक्षा जो होता है उसका जो कक्षा, प्रगतिशील शिक्षा में जो कक्षा का यानी कि जो भी क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है तो कैसा होता है? लोकतांत्रिक होता है। तो लोकतांत्रिक तो होता है इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ समझा जाता है, सभी को एक सी शिक्षा दी जाती है, सभी के साथ हमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसका जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है? लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है, और बच्चों को समझने के लिए क्या दिया जाता है? पर्याप्त स्थान दिया जाता है, दिया गया होता है उसमें।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 7 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो भाषिक बुद्धि जिसमें मतलब भाषा की बुद्धि होगी, कौन सी वाली बुद्धि होती है, भाषा यानी कि लैंग्वेज की बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, तो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो क्या दिखाता है, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील, जिसके अंदर भाषिक बुद्धि होगी। देखिए सबके अंदर अलग अलग बुद्धि होती, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसमें क्या है भाषिक बुद्धि है, तो वो क्या करेगा, उसके में जो होगा शब्दों के अर्थ, जैसे शब्द का इस शब्द का क्या अर्थ है, जिसके अंदर भाषा होगी, तो वो मतलब खोज करेगा कि ये जो शब्द है इसका क्या मीनिंग है। तो शब्दों के अर्थ और क्रम, उनकी क्या क्रम आएगा, कौन सा शब्द जो है कहाँ पे आएगा, तथा लैंग्वेज यानी कि भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति क्या होती है, संवेदनशीलता होती है। कैसे व्यक्तियों में, भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 8 है। भाषा, भाषा यानी कि जो लैंग्वेज है, तो भाषा क्या है, भाषा क्या है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो भाषा के द्वारा ही हम अपने जो भी थॉट सोचते हैं तो हम क्या करते हैं या फिर बातचीत भी करते हैं, तो किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। देखिए आप अगर कोई भी चीज़ किसी को बताएंगे या फिर अपनी कोई भी चीज़ें हैं किसी से शेयर करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं आप जो है, तो भाषा के द्वारा ही तो कर सकते हैं। या तो सामने वाला आपकी लैंग्वेज को जानता है, अगर वो इंग्लिश जानता है तो आप क्या करेंगे, अपनी जो भी बात है वो उसको इंग्लिश में बताएंगे। अगर हिंदी लैंग्वेज जानता है तो आप उसको बात जो है हिंदी में बताएंगे उसको। तो लेकिन जो भी आप अपनी जो होते हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं या फिर अनुभव है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, तो किसके द्वारा शेयर कर सकते हैं, तो सिर्फ भाषा के द्वारा ही आप अपनी भावों विचारों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहने के कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। तो जो क्लास 8 है उसकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो है कैसे चित्र हैं कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला, शिक्षिका जो है शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले रूप में महिला, जबकि डाक और पायलट के रूप में पुरुष। देखिए जो शिक्षिका है तो वो एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला है, और जबकि जो है क्या है यहाँ पे कहने के जो ड्रॉक हैं, ड्रॉक एवं पायलट के रूप में पुरुष को दिखाया गया। तो इस प्रकार के चित्रण से बढ़ती है, तो इस प्रकार के चित्रण से बढ़ती है, तो क्या बढ़ती है, तो इस प्रकार के जो चित्रण से बढ़ती है वो बढ़ती है लिंग रूढ़िबद्धता। किससे क्या बढ़ती है, लिंग रूढ़िबद्धता बढ़ती है, क्योंकि इसमें जो है जैसे कि शिक्षिका जो है वो सिर्फ घरेलू काम कर सकती है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो है अगर टीचर है तो घरेलू काम भी कर सकती है, टीचर पढ़ा भी सकती है, पायलट भी बन सकती है, तो सब कुछ बन सकती है। तो ये जो है इस तरीके के काम जो दिखाए गए हैं, तो ये चित्रण क्या किसको बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों में यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत विभिन्नताएं होती हैं। तो आपने देखा होगा कि 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट एक से नहीं होती, सबकी अलग अलग इंटरेस्ट, अपना अलग अलग सबकी योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, तो सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। देखिए अलग अलग बच्चों में अलग अलग क्या होती है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो कह रहे हैं कि एक शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो शिक्षक को किसके लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे जो शिक्षक को है वो किसके लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है, तो इसमें जो है तो एक तो क्या है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताओं में भी है आवश्यकता, और दूसरी क्या है भाषा एवं भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर भी आधारित विभिन्नताएं शिक्षक को लिए क्या है उनके, तो इनमें से जो है उनके लिए शिक्षक के इन दोनों में क्या है शिक्षक को संवेदनशील होने की क्या है आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आपका डी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। केवल कागज़ पेंसिल ढांचों द्वारा आंकलन, तो केवल कागज़ और पेंसिल द्वारा जांचों का जो आंकलन होता है वो क्या है, तो वो क्या आंकलन को सीमित कर देता है। तो क्या कर देता है, आंकलन को सीमित कर देता है। जैसे कि बच्चे का क्या है, हमने ओरल टेस्ट नहीं लिया, बस हमने क्या किया, जो भी बच्चे ने जो भी कागज़ पर पेंसिल से जो भी लिख दिया, हमने क्या किया उसको चेक कर दिया, उसका आंकलन कर लिया, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं ओरली उसको नहीं देखते हैं कि बच्चे ने कहीं पे नकल तो नहीं कर ली, बच्चे ने किसी का कॉपी करके तो नहीं लिख दिया। तो क्या कह रहे हैं कि जो केवल कागज़ पेंसिल जांचों के द्वारा किसका आंकलन किया जाता है, सिर्फ जो होता है वो जो आंकलन असेसमेंट किया जाता है वो बहुत ही सीमित कर देता है चीज़ों को। लेकिन क्या करते हैं बच्चों की नॉलेज अगर अलग तरीके से देखना चाहते हैं तो उनको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं, ओरल उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है,
उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि देखिए माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में, किसके माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में कहें कि शिक्षिका के पास यानी कि टीचर के पास जो है एक बधिर बच्चा है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो बच्चों को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देखें। तो ऐसा बधिर बच्चा है जिसे जो है मतलब सुनाई नहीं देता है, तो कह रहे हैं कि तो उसको जो है उस बच्चे को कहाँ पे शिक्षिका बैठाएगी, सबसे आगे बैठाएगी, ताकि जो जो शिक्षिका बोल रही है, ठीक है, उसके जो होठ हैं और चेहरे के हाव भाव बिल्कुल साफ तौर से बच्चे को दिख सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 13। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक शिक्षक समाज के एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग, तो शिक्षक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टीचर है जो सोसाइटी में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, एक टीचर है, तो एक टीचर समाज के वंचित वर्ग, समाज में एक सोसाइटी है, उसमें जो है एक ऐसा वर्ग है वंचित वर्ग जो चीज़ों से छूट चुका है पढ़ाई लिखाई से। तो क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कह रहे हैं कि एक शिक्षक के द्वारा जो है जो भी वंचित वर्ग है, जो छूट गए हैं लोग शिक्षा से, तो उनको जो है एक शिक्षक जो है उनकी आवश्यकताओं यानी कि उनकी ज़रूरतों को प्रभावपूर्ण तरीके से क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो कैसे पूरा कर सकता है, तो उनको जो पैसा कैसे पूरा, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। तो कहना है कि कक्षा का जो भी क्लासरूम है उसके लिए क्लासरूम के प्रत्येक बच्चे, क्लासरूम के जितने बच्चे हैं उनकी नीड के अनुसार उन्हें शिक्षण कौशल अपनाकर, जैसे किसी बच्चे के मतलब जो भी शिक्षण के स्किल्स हैं, जो भी टीचिंग की स्किल्स हैं, उनको अपनाकर सभी बच्चों को, जो भी वंचित वर्ग हैं, उनको क्या कर सकता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। यानी कि ये नहीं है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं सिर्फ एक ही टीचिंग स्टाइल से पढ़ाएगा, बल्कि अलग अलग बच्चे हैं तो उनके लिए अलग अलग तरीके से शिक्षण कौशल को अपनाकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, कह रहे हैं कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, कौन से, अधिगम निर्योग्यता, जैसे कि लर्निंग में उनके कहीं पे कठिनाई आ रही, तो अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं तो वो क्या होता है, तो अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों से क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, तो शिक्षक कर सकता है। तो शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, सृजनात्मक विचारों के लिए, कैसे क्रिएटिविटी थॉट्स के लिए क्या कर सकता है, बच्चों को प्रोत्साहित, मोटिवेट कर सकता है, इंकरेज कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है। तो किस में कर सकता है, उनमें प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। कैसे, तो शिक्षक जो है बच्चों शिक्षक चाहता है कि एक बच्चे जो उसके बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें क्या हो जाए, सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करे। तो कैसे करेगा, उनसे प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर उससे किसका विकास कर सकता है, उसमें बच्चों के अंदर सृजनात्मक विचारों का प्रोत्साहित कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कहने के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कहने की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए, देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो होते हैं जिनको जो होती है कोई भी चीज़ में कोई कमी है, तो वो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ की नीड होती है, तो उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए, अगर उनके साथ व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण, कौन सा, दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसका अनुसरण करना चाहिए, तो किसका अनुसरण करना चाहिए, तो यहाँ पे जो अनुसरण करना चाहिए, तो कैसे, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तो उन्हें क्या है, तो उन्हें समावेशी शिक्षा का, तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो वो भी क्या करते हैं, अन्य समान बच्चों के साथ ही शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का उन्हें भी अधिकार प्राप्त है, किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। कौन सा है, 17 है। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है, तो कौन से होती है, लर्निंग। तो यहाँ पे क्या है, अधिगमकर्ता जो लर्नर होते हैं तो उनको चाइल्ड सेंटर जो मेथड है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का क्या आशय है, तो क्या आशय है, तो यहाँ पे जो आशय है वो हमारा है
क्या है, वे विधियां जहां अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि वो होती है जहां पर जो अधिगमकर्ता है, लर्नर है, तो वे विधियां जहां अधिगमकर्ता की पहल तथा प्रयास सम्मिलित हो। तो हमें ऐसी शिक्षण की विधियां जो है, जो भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को ध्यान में रखकर, उनकी क्षमताओं योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही उनको शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 18। कौन सा है? 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि सीखने के लिए एक प्रमुख है। तो सीखने के लिए कौन सा प्रमुख है? तो सीखने के लिए कौन सा हमारा प्रमुख है? तो सीखने के लिए कौन सा प्रमुख है? हमारा अनुबंधन। तो अनुबंधन क्या है? हमारा सीखने के लिए क्या है? प्रमुख है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 19। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। तो कह रहे हैं कि पियाजे तथा वाइगोत्स्की, यहाँ पे पियाजे को भी लिया गया और वाइगोत्स्की, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम जो लर्निंग होती है तो वो कैसी होती है? तो एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में जो अधिगम है वो क्या है? शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। तो जो शिक्षार्थी होते हैं, लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स द्वारा क्या कहते हैं? स्वयं सृजित किया जाता है, खुद ही। तो जो रचनात्मक कक्षा कक्ष होता है पियाजे और किसके? वाइगोत्स्की के अनुसार कह रहे हैं कि जो एक रचनात्मक क्लास होती है उसमें बच्चे जो होते हैं खुद अपने आप ही क्या करते हैं? स्वयं ही सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आधारभूत सहायता का, कौन सी सहायता का? आधारभूत सहायता का क्या है कि एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। कह रहे हैं कि बच्चों को समस्या समाधान जब तक सिखाना है जब तक शिक्षार्थी अपनी समस्या का खुद ही समाधान ना कर सकें। तो इसमें से कौन सा एक अच्छा उदाहरण हो सकता है? तो इसका जो अच्छा उदाहरण है वो हमारा क्या हो सकता है? ये बताना कि वे बार बार प्रयास द्वारा कर सकते हैं। तो उसे ये बताना कि वो बार बार प्रयास द्वारा कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे? आधारभूत सहायता देंगे तो बच्चे उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए 20 भी हो गया आपका, फिर आ गया आपका 21। कौन सा आ गया? 21। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। देखिए आपकी यहाँ पे क्लासरूम में यह कह रहे हैं कि टीचर से कह रहे हैं कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले, यानी कि अलग अलग बच्चे हैं तो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चे हैं। तो उनका आंकलन करने के लिए आप उन्हें, तो इस तरीके के बच्चों का जो आंकलन करने के लिए आप उन्हें कह रहे हैं कि किस तरीके से, तो आप उन्हें जो है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। तो क्या करेंगे? अलग अलग तरीके के, ये नहीं कि सभी बच्चों का आंकलन करने के लिए सिर्फ एक ही तरीके से हम सब बच्चों का आंकलन करेंगे, नहीं, बल्कि हर बच्चे के लिए अलग अलग क्या करेंगे? अलग अलग बच्चों के लिए क्या करेंगे? विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22 है। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। तो आजकल बच्चों की क्या है? गलत धारणाओं को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक धारणाएं कहने की क्या है? एक प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है, तो इसे क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है कि बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। कौन सा है हमारा? 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? तो माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष, माध्यमिक विद्यालय की जो क्लासरूम है उसमें कह रहे हैं कि जो शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। तो शिक्षक की भूमिका का सबसे सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है, कौन करता है? तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन जो करता है वो कौन करता है? तो चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। कौन? चर्चाओं के अवसर क्या करना? उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अधिगम और अभिप्रेरणा, देखिए अभिप्रेरणा आपकी मोटिवेशन होता है और जो अधिगम होती है वो लर्निंग होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभिप्रेरणा और मोटिवेशन के बारे में हमें सही कथन बताना। तो सही कथन हमारा क्या है? तो अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा सीखने की
अंतर्निहित इच्छा हो। देखिए अधिगम कब होगा, जब बच्चा अंदर से मोटिवेट होगा तभी वो सीखेगा। अगर अंदर से मोटिवेट, जैसे आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम सीटेट पास हो जाए, उसके बाद आपको जॉब मिल जाए, तो अब जब आप अंदर से मोटिवेट है तभी आप सीटेट देंगे नहीं और जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं है कि जॉब मिल जाए, पर क्या है सीटेट के लिए आप लोग कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो क्या है कभी भी आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमें 25 है। कौन सा है हमारा, यहाँ पे हो गया आपका 24 हो गया, 24 का आपका आंसर आ गया तीसरा। फिर आता है 25, कौन सा है हमारा 25 है। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो लर्निंग के बारे में यहाँ पे सीखने की बात कही गई है, तो कह रहे हैं कि लर्निंग के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य है। तो सत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पे सीखने के बारे में सत्य कथन बता रहे हैं। तो सीखने को सामाजिक क्रियाओं सुविधा देती हैं। तो सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो सीखने को क्या समाज में जो क्रियाएं होती हैं वो क्या करती हैं, सीखने को, लर्निंग को क्या देती हैं, सुविधा देती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि, यानी कि जो एक्टिविटी, महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, वो बच्चों को सीखने के लिए क्या बनाती, सक्षम बनाती। तो कौन बनाती, संवाद। तो संवाद जो है बच्चों को सीखने में क्या बनाता है, सक्षम बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है। तो विकास के बारे में कह रहे हैं कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है। तो डेवलपमेंट के बारे में कह रहे हैं कि कौन सा एक कथन नहीं है। तो कौन सा एक कथन नहीं है, तो कौन सा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर होता है। तो विकास जो डेवलपमेंट होता है, विकास तो जो होता है जन्म से किशोरावस्था तक जो होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। देखिए विकास जो होता है जन्म से, कह रहे हैं कि जो विकास है तो जन्म से क्या होता है, जन्म से लेके बच्चों की किशोरावस्था तक क्या होता है, बढ़ता है। फिर क्या होता है, वो पीछे की ओर क्या होता है, पीछे की ओर हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर से पीछे की ओर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। मध्य बचपन अवधि है। तो कौन सी अवधि, मध्य बचपन अवधि। यहाँ पे हो गया सेकंड वाला। तो विकास जन्म से किशोरावस्था की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर होता है। मध्य बचपन अवधि है। तो मध्य बचपन अवधि जो है वो कब है, तो मध्य बचपन अवधि जो है वो क्या है, तो मध्य बचपन अवधि जो है वो 6 से 11 वर्ष क्या कहलाती है, मध्य बचपन अवधि कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 है। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। यानी कि कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को आकार, शेप देने में जो होता है वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। तो ये बात कहाँ पे सही नहीं लग रही है, क्योंकि व्यक्ति का जो भी होता है, व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है तो किससे होता है, एक तो उसका आनुवंशिक तरीके से होता है और दूसरा उसका पर्यावरण से होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित न होती है। तो ये कथन कैसा है, तो ये कथन जो है कैसा है, तो ये कथन क्या है, ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कथन है वो क्योंकि ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से शोध यानी कि जो रिसर्च हुए ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो ऊपर कथन दे रखा है कि जो व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है या फिर आकार देने में क्या होता है, वातावरण की कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है। वातावरण की भी भूमिका होती है और आनुवंशिक जो भी उसकी हेरिडिटी होती है, दोनों की भूमिका होती है। कहने कि ये ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से जो भी रिसर्च की गई हैं तो उसमें ये सिद्ध किया गया है कि जो विकास होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है। कहने की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो कैसी एक प्रोसेस है, यानी कि एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव जो है शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो कौन करता है, यहाँ पे सामाजिकरण। कौन करता है, यहाँ पे सामाजिकरण करता है। तो यहाँ पे मैंने आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए, और ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 3 Feb 2016 में हुआ था। तो इसमें मैंने 13 क्वेश्चंस करा दिए और आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी मेरी वीडियोस शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।